बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बड़ा अहम इजलास था और पूरी कौम के नज़रें उस इजलास पे थे और क्योंकि उससे पहले काफ़ी सारी बातें किए जा रहे थे कि इस इजलास के अंदर पीडीएम की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि मुसल्लह अफवाज को अदलिया के सामने ला खड़ा कर दे और अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करे। इस इजलास के अंदर क्या हुआ उस पर तफसील से बात करेंगे और मेरे अपने सोर्सेज के साथ भी बात हुई है जो फौज के अंदर है और उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि हकाइक क्या थे, वहाँ पे क्या कुछ डिस्कस हुआ। लेकिन सबसे पहले ये जो सरकारी एलामिया जारी हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसको पढ़ के आपको सुना सकूं कि इस इजलास के अंदर सरकारी एलामिया के मुताबिक क्या फैसले हुए हैं। इसमें यह बताया जाता है कि कौमी सलामती कौंसिल का 41वां इजलास जुमे के रोज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक्किद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की, जिसमें वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुतालिका इदारों के आला हुकाम ने शिरकत की। ये इजलास 2 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइन में दहशतगर्दी के हमले के बाद मुनक्किदा कौमी सलामती कमेटी के इजलास के तसलसल में हुआ। इजलास के आगाज में 7 अप्रैल 2022 को सानिया गियारी सेक्टर के शोहदा को खिराजी अकीदत पेश किया गया। इजलास ने जामिया कौमी सलामती पर जोर दिया, जिसमें आवाम के रिलीफ को मरकजी हिस्सियत करार दिया गया और फोरम को बताया गया कि हुकूमत इस ज़मन में इक़दामात कर रही है। एक तो ये कि इजलास के अंदर जो मुल्क के अंदर बदतरीन किस्म की महंगाई है और हुकूमत के नाकामी है, उस पर बातचीत हुई है वहाँ पे, और वहाँ पे जो शुरकात है स्पेशली पाकिस्तानी इदारों की, उन्होंने इस सूरत हाल पे तशवीश का इजहार किया, जिसके जवाब में हुकूमत की तरफ से ये बताया गया कि हम इस ज़मन में इक़दामात उठा रहे हैं। इजलास ने कौम को पायदार अमन के फराहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों और काविशों का एतराफ़ किया। फोरम ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का इआदा किया। कमेटी ने दहशतगर्दी के हालिया लहर टीटीपी के साथ नरम गोशा और अदम सोच व विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया, जो कि अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की न सिर्फ इजाज़त दी गई, बल्कि टीटीपी के ख़तरनाक दहशतगर्दों को इत्मीनान साजी के नाम पर जेलों से भी रिहा कर दिया गया। वापस आने वाले इन खतरनाक दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मदद मिलने के नतीजे में मुल्क में अमन व इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ, जो बेशुमार कुर्बानियों और मुसलसल काविशों का समर था। देखिए, यहाँ पे मुझे तो इस बात पे हैरानगी हुई, ये जो पॉइंट यहाँ पे है कि टीटीपी के जो लोग अगर यहाँ जेलों से रिहा किए गए थे या अफगानिस्तान से वापस आए हैं, तो ये बराह रास्त पाकिस्तानी फौज पे एक किस्म का हमला है, क्योंकि उस वक्त ये सारे इख्तियारात बाजवा साहब की और जो इंटेलिजेंस चीफ उनके सरबराह थे उनके पास थे। तो जो भी अगर फैसला हुआ है उस वक्त अगर हुआ था, तो ये फैसला पाकिस्तान की इन इदारों ने उस वक्त किया था। और यहाँ पे अगर ये बात हुई है और फौजी सरबराहान की मौजूदगी में अगर ये बात हुई है, तो मुझे तो हैरानगी की बात यह है कि उस पर इन लोगों ने खामोशी किस तरह इख्तियार की कि वहाँ पे पीडीएम इस चीज़ को एक किस्म की इमरान खान के खाते में डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस किस्म के फैसले कोई भी सियासी हुकूमत नहीं कर सकती उसी वक्त तक जब तक उनके साथ उनके जो इदारे, जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार इदारे हैं, अगर वो उनके साथ एक पेज पे न हो तो वो इस किस्म के फैसले नहीं कर सकते। फिर आप आगे जाए, यहाँ पे ये कहते हैं कि इजलास ने पूरी कौम और हुकूमत के साथ मिलकर हमजहत जामिया ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी। मुल्क में एक ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी जो एक नए जज्बे और नए अज़म व हिम्मत के साथ मुल्क को दहशतगर्दी के लानत से पाक करेगा। पाकिस्तान से हर तरह और हर किस्म की दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए इस मजमूई और जामिया ऑपरेशन में सियासी, सफारती, सिक्योरिटी, माशी और समाजी सतह पर कोशिशें भी शामिल होगी। इस सिलसिले में आला सतह की एक कमेटी तश्कील दी गई जो 2 हफ्तों में इस पर अमल दरामद और इसके हुदूद व क़यूद से मुतालिक सिफारिशात पेश करेंगे। यहाँ पे ये जो ऑपरेशन की बात की गई है, इस पे मेरे जो
मुतालिका इंटेलिजेंस के लोग हैं या जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि ये उसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं है कि पूरे मुल्क के अंदर आप ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। इस ऑपरेशन का मकसद ये है कि इसमें पुलिस, सीटीडी, पाकिस्तानी फौज, रेंजर्स, मतलब जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं वो सारे के सारे इदारे एक किस्म का वो ऑपरेशन करेंगे कि जहाँ पे दहशतगर्दों की अगर मौजूदगी हो तो उनके खात्मे के लिए ये ऑपरेशन करेंगे। एक किस्म का इसको आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, तकरीबन उससे मिलता जुलता किस्म का ये ऑपरेशन होगा। मतलब उसी तरह का ऑपरेशन नहीं कि पूरे मुल्क के अंदर आप ऑपरेशन लॉन्च कर दी और उसके नतीजे में आप इलेक्शन को डिले कर दी। मेरे ख्याल में उस किस्म का चीज़ बकौली उन सिक्योरिटी सोर्सेस के मुताबिक उस किस्म का कोई चीज़ नहीं है। फिर आगे इजलास में इंटेलिजेंस एजेंसी के कामयाब ऑपरेशन को बहुत सराहा गया, जिसमें उन्होंने इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम आरफ उर्फ शम्बे को गिरफ्तार किया, जो दहशतगर्द बलूच नेशनल आर्मी और ब्रास के बानी और रहनुमा और एक अरसे से मुख्तलिफ दहशतगर्दों के कार्रवाइयों में मुलव्वस था। ये पाकिस्तानी फौज ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया बलूचिस्तान के अंदर और वहाँ पे ये जो BLA के जो सरबराह थे इसी तंजीम के बलोच नेशनल आर्मी के, उसके सरबराह को गिरफ्तार किया है। कमेटी ने बढ़ती हुई नफरत अंगेज माशरे में तकसीम और दरपर्दा अहदाफ की आड़ में रियासती इदारों और इसकी क़ियादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगंडा सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिशों की शदीद मजम्मत की और कहा कि इससे कौमी सलामती मुतासर होती है। कमेटी ने मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़म का इआदा करते हुए कहा कि शुहदा की अजीम कुर्बानियों और मुसलसल काविशों से हासिल होने वाले अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिशों को यकीनी बनाया जाएगा। ये जो तस्वीर इसका सामने आया है उसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के साथ साथ बिलावल भुट्टो, इसाक डार, उसके साथ राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब और उसके अलावा जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उसके अंदर शिरकत की। अच्छा, इसमें एक ये बात तो क्लियर हो गई कि PDM की जो कोशिश थी कि इस फोरम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसमें पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की क़ियादत ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि इस एलामिया के अंदर इस हवाले से कुछ भी ऐसा शामिल नहीं है। और जो मेरे सोर्सेस से बात हुई है उनके मुताबिक इस किस्म की किसी भी चीज़ के मुसल्लह अफवाज के क़ियादत हिमायत नहीं करेंगे कि PDM के ज़ाती मकासद के लिए, जिस तरह के फजलुर रहमान ने ये ऐलान किया कि हम ऐलान जंग करते हैं, तो फजलुर रहमान के ऐलान जंग में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान उनका PDM का साथ नहीं देंगे, क्योंकि इनकी ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से, क्योंकि PDM तो अभी मैदान के अंदर तो मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उनका बज़ाहिर मुबैना तौर पे ये कोशिश थी कि मुसल्लह अफवाज को अदलिया के सामने लाकर उन दोनों को लड़ाया जाएगा। और उसका मैंने कल भी अपने विलाग के अंदर कहा था कि देखिए, इस किस्म की कोशिशों से आप पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे। ये जो मुसल्लह अफवाज है, ये मुसल्लह अफवाज किसी बाहर दुनिया से नहीं आए, बल्कि ये पाकिस्तानी कौम के बच्चे हैं, उनके भाई हैं। और जब आप इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ लड़ाएंगे तो इसका मकसद ये है कि आप कौम को अपने बीच, अपने दरमियान लड़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें कल से भी क्लियर थी कि इनकी इस किस्म की जो मुबैना कोशिशें हैं वो उसके अंदर इनको किसी भी सूरत में कामयाबी नहीं मिलेगी। और आज PDM को बहुत बड़ी नाकामी उसके अंदर हो चुकी है। अगरचे PDM ने एक किस्म का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वहाँ पे एक कंप्लेंट दायर की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन उसके साथ साथ जस्टिस ईसा के ख़िलाफ़ भी गुजरांवाला बार में एक कंप्लेंट वहाँ पे दायर कर दी है। तो मेरे ख्याल में चूँकि वहाँ पे जो उसका सरबराह है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, तो ये एक किस्म की गीदड़ बक्की के अलावा इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये कहीं भी कार्रवाई नहीं कर सकते। परस करें ये जो अभी तक जो जजेस सामने आ चुकी है, जस्टिस फाइज ईसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब, जस्टिस यहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मंदोखेल साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, 6 जो जजेस हैं वो एक किस्म के सामने
आ चुकी है कौम के। उनके जो इख्तिलाफी नोट्स है और जिस तरीके से उनके नोट्स को एक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। और बदकिस्मती की बात यह है कि अदलिया के वो मामला जो उनके अदालत के इदारे के अंदर थे और वो जजेस साहिबान अपने आपस में बैठकर उन चीज़ों को हल कर सकते थे, बदकिस्मती ये है कि उन चीज़ों को कौम के सामने लाया गया और इदारे को मुतनाज़िया बना दिया गया। तो अभी आप देख लें कि 15 जजेस में अगर ये 6 जजेस साहिबान सामने आए हैं या एक और जो जज साहब है उसको अगर आप बीच में डाल दे तो 7 जजेस बच जाते हैं। तो 15 में से 7 जजेस जब आप निकाल ले तो फिर भी 8 जजेस दूसरे साइड पे इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। एक और उसके अंदर जो ज़रूरी बात है, जो पुल कोर्ट बनाने की बात की जा रही है, पुल कोर्ट आप उसी सूरत में बनाएंगे जब आपको ज़रूरत होगी, जब एक ऐसा कोई आईनी मामला हो जिस पे तमाम जजेस बैठकर उसका हल निकाला जा सके। यहाँ पे आईनी मामला सिर्फ इसी हद तक है कि क्या आईनी पाकिस्तान के अंदर 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने के लिए कहा गया है। तो ये एक बड़ा सिंपल किस्म का पॉइंट था और वो मेरे ख्याल में उसके लिए एक जज भी काफ़ी था कि वो आईनी पाकिस्तान की उसी बात के हवाले से फैसला देते कि आईनी पाकिस्तान के अंदर 90 डेज मौजूद है या नहीं है। इसी वजह से पुल कोर्ट बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, उसका मकसद ये है कि इस केस को डिले कर दिया जाए। फर्ज करें अगर पुल कोर्ट बनेगा तो उसमें ये होगा कि तमाम 15 जजेस साहिबान अगर उसके अंदर शामिल होंगे तो यहाँ पे ये जो 15 जजेस साहिबान किसी केस के हवाले से अगर हियरिंग करेंगे, समाअत करेंगे, तो उसमें हर जज साहब अपने तरफ से क्वेश्चन डालेंगे, फिर उस पे वहाँ पे जो वकला है वो दलाइल देंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये है कि इसमें 1 साल भी लग सकता है, इसमें 2 साल भी लग सकते हैं। तो इसी वजह से जो पुल कोर्ट का मुतालबा किया जा रहा है वो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस केस को डिले कर दिया जाए और पीडीएम को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए। इसके अलावा पुल कोर्ट का यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप उससे इसको साबित करें कि इसकी कोई ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी कानूनी माहिरीन हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पुल कोर्ट बनाने की कोई ज़रूरत इस केस के अंदर नहीं है। तो इनका ये चीज़ तो ख़त्म हुआ। फिर यहाँ पे पीडीएम का मसला क्या है? पीडीएम का सिर्फ एक मसला है कि अगर इलेक्शन के अंदर ये लोग जाएंगे तो वहाँ पे इनको शिकस्त होगी। जब शिकस्त होगी और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत कायम होगी और उसके बाद फिर ये लोग जनरल इलेक्शन में जाएंगे, एक कौमी असम्बली की और 2 सूबाई असम्बलियों की। तो फिर उनको ये खौफ है कि वहाँ पे इनके लिए इलेक्शन जीतना नामुमकिन है, लेकिन इनके लिए वहाँ पे कुछ नशस्तें हासिल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने शिकस्त के खौफ की वजह से इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। जहाँ पे अतर मिन अल्लाह साहब का इख्तिलाफी नोट जो आज सामने आया है, बदकिस्मती ये है कि अतर मिन अल्लाह साहब का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था और उसको एक न्यूट्रल किस्म का जज समझा जाता था। लेकिन आज उनका जो इख्तिलाफी नोट आया तो उसके बाद मेरे ख्याल में वो खुलकर जस्टिस फाइज ईसा साहब का जो एक किस्म का ग्रुप है, एक जो सामने आ रहा है, तो उसका बाकायदा एक किस्म का हिस्सा बन चुका है। तो मेरे ख्याल में इससे देखें अदलिया हम सब के लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है और तमाम जजेस साहिबान हमारे लिए काबिल एहतराम है और उनको अपना इदारा तकसीम नहीं करना चाहिए। इनको आपस में बैठ कर ये जो सियासी लोग हैं ये अभी इन जजेस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ वो अपने इदारे को बचाने के लिए आपस में बैठ जाए और इन मामलात को वहाँ पे हल कर दे और इन लोगों को एक शट ऑफ कॉल दे। अगर शट ऑफ कॉल ये नहीं देंगे तो इससे इनके इदारे को मज़ीद नुकसान पहुँच जाएगा। तो एक चीज़ जो आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास था उसमें बड़ा क्लियर हुआ कि जो मुसल्लह अफवाज की क़ियादत है वो पीडीएम की इस किस्म की साजिशों में कभी भी उनकी हिमायत नहीं करेंगे कि वो अदलिया पे हमला करे या अदलिया को नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पे तो पीडीएम की जो एक मुबैना किस्म की साजिश थी वो आज नाकाम हो गई। अभी सवाल ये है कि इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि देखिए अगर यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात की जाती है
اور دوسری سائڈ سے فرض کری ان جو باقی 6 جج صاحبان ہیں یا 7 جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے یہ بات شروع ہو جائے کہ یہ ریزائن کر دے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر تو میرے خیال میں یہ بھی متنازع ہو جائیں گے، تو اسی وجہ سے اپنی عدلیہ کو متنازع ہونے سے بچانا چاہیے۔ ایک اور جو پارلیمان کے قرارداد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو اس میں بھی جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ اس قرارداد کی کوئی بھی قانونی یا آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن بڑا عجیب قسم کا ایک کام جو وہاں پہ ہوا کہ قرارداد کے اوپر جتنے لوگوں نے دستخط کی ہیں تو وہ سارے کے سارے وہ پی ڈی ایم کے وہی چھوٹے چھوٹے بغل بچے ہیں جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں، مطلب اس میں کوئی بھی قیادت کا کوئی بھی کسی بندے کا دستخط شامل نہیں ہے۔ تو آپ اس سے ان لوگوں کے ڈرپوکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے ڈرپوک لوگ ہیں کہ وہاں پہ نہ وزیر اعظم کا کوئی دستخط ہے، نہ رانا ثناء اللہ کا، احسن اقبال کا، وہاں پہ جو مولانا کے بیٹے کا یا بلاول بھٹو وغیرہ کا، ان لوگوں نے وہاں پہ دستخط کیوں نہیں کی؟ مطلب یہ اتنے ڈرتے ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں، اور پھر اس چیز کو قوم کے سامنے لا کر کہتے ہیں کہ پارلیمان نے قرارداد کی منظوری دی۔ اس پارلیمان کی دیکھیں یہ تو ایک اقلیتی پارلیمان ہے، تو اس اقلیتی پارلیمان کی 342 اراکین میں صرف 42 اراکین کوئی قرارداد پیش کرے اور اس پہ دستخط کرے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ لوگ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو جتنے عرصے کے لیے یہ تنازع چلتا رہے گا تو پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ ذاتی مفادات کے لیے وہ پاکستان کی کسی بھی ادارے کو تباہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے قوم کو اپنے اداروں کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ یہ جو پی ڈی ایم کے جماعتیں ہیں، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی وغیرہ، تو یہ اس وقت پاکستان کی ان قومی اداروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف اپنے اداروں کو بچائیں گے بلکہ الیکشن میں ان اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو نشان عبرت بھی اپنے ووٹ کے ذریعے بنائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔